आज के मुख्य समाचार। नगर निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस पर बरसे डॉक्टर राजू बिंदल। हिमाचल में तड़के 3 बजे मौसम का कहर। लेबर कोड के विरोध में शिमला में गरजी सीटू। सुल्तानपुर वार्ड से रितिका ठाकुर ने भरा नामांकन। भाजपा ने जारी किया नगर निगम चुनाव संकल्प पत्र। भाजपा की जन आक्रोश रैली में गरजे पवन नेयर। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल ने नाहन में कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की कथित झूठी गारंटियों, फरेब और धोखे को पूरी तरह समझ चुकी है और आने वाले चुनावों में इसका करारा जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 17 मई को नाहन नगर परिषद सहित प्रदेश के 23 नगर परिषदों, 25 ग्राम पंचायतों और 4 नगर निगमों में होने वाले चुनाव केवल स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस सरकार के कामकाज पर जनता की सीधी प्रतिक्रिया और जनमत भी होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि जनता अब कांग्रेस सरकार की नीति और वादा खिलाफी से पूरी तरह निराश हो चुकी है और चुनावों में इसका असर साफ दिखाई देगा। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश भर में घर घर जाकर बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी। बेरोजगार युवाओं ने रोजगार के नाम पर फॉर्म भरवाए गए थे। सरकारी नौकरियों और पुरानी पेंशन बहाली के बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार अपने अधिकांश वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को बने 42 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन प्रदेश का युवा आज भी रोजगार के लिए तरस रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और सत्ता में आने के बाद उन्हें पूरी तरह भूल गई। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि प्रदेश के हजारों शिक्षित बेरोजगार युवा आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को उम्मीद थी कि नई सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, लेकिन इसके विपरीत भर्ती प्रक्रियाएं धीमी पड़ी और कई विभागों में पद खाली होने के बावजूद नियुक्तियां नहीं हुई। नाहन नगर परिषद के संबंध में नाहनवासी 17 मई को अपने वोट का प्रयोग करने वाले हैं और इसी प्रकार प्रदेश की 23 नगर परिषदें, 25 ग्राम पंचायतों में 17 तारीख को पोलिंग होगी और 4 कॉरपोरेशंस में भी 17 तारीख को पोलिंग होगी। इस पोलिंग के जो मुद्दे हैं वो बड़े स्पष्ट हैं। 2022 में आम चुनाव हुआ। 2022 में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, प्रादेशिक नेता, जिले के नेता, विधानसभाओं के नेताओं ने घर घर में जाकर के भारी भरकम गारंटियां दी। बेरोजगारों के फॉर्म भरवाए, उन्हें पक्की पेंशन वाली 58 साल की नौकरी के वायदे किए, गारंटियां की, परंतु 42 महीने के बाद भी स्थिति जस की तस है। एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं हुई। वही कांग्रेस के नेता गली गली गए, बहनों को कहा कि आपको 1500 रुपए महीने मिलेगा और दिसंबर के महीने से मिल जाएगा, हर बहन को मिलेगा। आज 42 महीने हो गए, 60,000 रुपया एक एक बहन के खाते में आना चाहिए था, जो नहीं आया। आज वो बहनें अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं। वो बेरोजगार अपने आप को और
बहुत ही कुंठित महसूस कर रहे हैं। गरीब आदमी इस इंतजार में था कि उसको बिजली मुफ्त मिलेगी। बिजली तो सुक्खू राज में मुफ्त कहां मिलनी थी। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसके दाम बढ़ा दिए, मल्टीपल दाम बढ़ा। महंगाई की मार से आम जनमानस को त्रस्त कर, सीमेंट महंगा कर दिया, राशन डिपो में राशन महंगा कर दिया, एचआरटीसी के किराए महंगे कर दिए, एंट्री टैक्स महंगा कर दिया, डीजल पेट्रोल पर 15 रुपए 40 पैसे वैट और सेस लगा दिया। रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजें, बिजली, पानी, किराया, सब महंगा। आज वही जनता सवाल कर रही है कि 3.5 साल पहले आपने बहुत सारी गारंटियां दी थी, अब दोबारा से कांग्रेस के नेता गली गली जा। अब बहनें पूछ रही हैं कि हमारे 60,000 कहां हैं। बेरोजगार युवा पूछ रहे हैं कि हमारी नौकरी कहां है। और अब तो एक और सवाल जनता के मन में उतर गया है। अगले साल आम चुनाव होने वाला है। आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बंगाल के बाद तो ये रिटर्न ऑन वॉल हो गया। तो जनता ने अब मन बनाया है कि वो कांग्रेस जिसने 2022 में धोखे से वोट लेकर सरकार बनाई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित भाजपा की जन आक्रोश रैली के दौरान पूर्व सदर विधायक पवन नैयर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रदेश सरकार पर जनता के साथ विश्वासघात करने के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वर्तमान सरकार जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरने में विफल रही है। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद से ही जनता को ठगने का कार्य कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनावों के दौरान बड़े बड़े वादे किए, लेकिन सत्ता में आते ही उन वादों को भुला दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने जिस भरोसे के साथ कांग्रेस को सत्ता में लाया था, उसी भरोसे को तोड़ने का कार्य कांग्रेस सरकार कर रही है। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि यह सरकार स्थिर जन समर्थन के आधार पर नहीं, बल्कि डगमगाते सहारों के सहारे सत्ता में आई है। यही कारण है कि सरकार के फैसलों में ना तो स्पष्टता दिखाई देती है और ना ही जनता के हितों की चिंता। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के हर वर्ग, चाहे वह किसान हो, कर्मचारी हो, युवा हो या व्यापारी, सभी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं और सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित रह चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है, जिससे आम जनता को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। पूरे प्रदेश के अंदर जनता को ठगने का काम किया है और व्यापक भ्रष्टाचार जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो लगातार फैलाया जा रहा है। उस सभी चीजों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, ये जनता है जो इस कांग्रेस सरकार के जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो कुप्रबंधन जो इस सरकार द्वारा किया जा रहा है लगातार, चाहे वो ये पंचायती राज के चुनाव हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का जो भ्रष्टाचार हर विभाग में जो फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ जो है ये आम जनता की आवाज जो है वो आज विरोध स्वरूप में जो है चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर निकल के बाहर आई। देश पर पूरे हिमाचल प्रदेश में ठाठ की ठाठ विधानसभा में जो है आक्रोश रैली निकाली। इस संदर्भ में आज हमारे तीनों मंडलों ने ये रैली निकाली। इसके लिए मैं तीनों मंडलों के अध्यक्ष को मुबारकबाद देता हूँ और समस्त कार्यकर्ताओं को भी मुबारकबाद। जिस तरह ये थोड़े से टाइम में इन्होंने इतनी बारी गैदरिंग इन्होंने यहाँ पर की। सरकार बने 3 साल हो गए और इन 3 सालों में इन्होंने खासकर चंबा जो भी एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, इसका बेड़ा गर्क करके रखी है। इन्होंने 1,10,000 करोड़ रुपए के इन्होंने लोन लिया है और चंबा में 0। पता नहीं वो पैसा कहाँ गया। आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने सिर्फ 19,500 रुपए का लोन लिया था
और ये आप देखो 40,000 से ऊपर लोन ले बैठे हैं ये, पता नहीं पैसा कहाँ गए। बड़ी हैरानी की बात है। और तो छोड़ो, मैं तो चंबा के लोगों को बड़ा हैरान हूँ, जितनी पंचायतें हमारी, उनके पास जितना पैसा पड़ा हुआ था वो सारा पैसा इन्होंने ले लिया है ये HDFC बैंक के थ्रू, और पैसा जमा हो गया है IPH के पास। मैंने पता किया कि वो IPH के पास पैसा जो है पड़ा हुआ है। ये इतनी धांधली इन्होंने मचाई हुई है। ये जो उद्घाटन आज हो रहा है ये बिल्कुल जाली उद्घाटन है। जितने भी ये 2 इनडोर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, इसकी ना एस्टिमेट, ये कह रहे कि मैंने तो बोलना था, पर इन्होंने जो EO है इन्होंने इसमें क्या बोलते स्टेटमेंट दी है। ये स्टेटमेंट दी है कि हाउस से पास है, कोई भी काम हो पहले वो हाउस में जाता है। हाउस ये नहीं बोलता कि आप कोर्टल फॉर्मेलिटी मत करो। इसके बाद इसका एस्टिमेट बढ़ता है, एस्टिमेट के बाद EO के ना इसके SDO और JE के साइन होते हैं, फिर EO के साइन होते हैं, ये फिर हाउस में जाता है। और इसके बाद ये जो एस्टिमेट है ये जाता है शिमला UD ऑफिस में। UD ऑफिस में पूरा स्टाफ बैठा है, एक्शन वगैरह, वो उसको चेक करते हैं। उसके बाद इसकी टेक्निकल सैंक्शन मिलती है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, ये कितना पैसा, उसकी सैंक्शन देते हैं। उसके बाद ये उद्घाटन। मैं EO साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इनको इतनी जल्दी क्या है। इन्होंने कहा कि मैंने जून 2025 में जो हाउस ने पास किया है, और 1 साल हो गया इसको। इतने दिन क्या कर रहे थे, ये इंतजार कर रहे थे कैसे ये कमेटी डिसॉल्व हो जाए, और ये अब इन्होंने अन्नी डाल दिया सारी। ये कह रहे कि इससे पहले कमेटी ने कुछ नहीं किया। मैं बोलता हूँ जितना पैसा इस कमेटी के पास अभी भी पड़ा हुआ है, 6 करोड़ रुपया, तो इस EO साहब ने जो मैडम है, इन्होंने 6 करोड़ रुपया जो मैंने शिमला से लाया था, 6 करोड़ का बगैर हाउस की अप्रूवल के सीधे PWD को दे दिया। वो पैसा जो बचा हुआ है वो इन्होंने अभी क्या बोलते हैं सरेड हाउस के नीचे जो जगह है उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अभी ये जो जगह है ये PWD के नाम पर है। ये लोग चंबा के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई पार्किंग नहीं बननी है। जब म्यूनसिपल कमेटी के नाम पर जगह ही नहीं है, जगह है PWD के नाम पर, तो फिर ये पार्किंग कैसे बननी है। ये केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे लेबर कोड और श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में आज मंगलवार को राजधानी शिमला में सेटू के बैनर तले मजदूरों, कर्मचारियों और विभिन्न श्रमिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि नई श्रम नीतियां मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करने और उन्हें बंधुआ मजदूरी की ओर धकेलने का प्रयास है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में श्रमिक, कर्मचारी, महिला कार्यकर्ता और ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग हाथों में बैनर और झंडे लेकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को वापस लेने की मांग की और कहा कि यदि सरकार ने मजदूर विरोधी नीतियों को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां मजदूरों और कर्मचारियों के अधिकारों पर सीधा कुठाराघात है और श्रमिक वर्ग को कमजोर करने की साजिश के तहत श्रम कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सरकार मजदूरों को बंधुआ मजदूरी जैसी परिस्थितियों की ओर धकेलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए लेबर कोड के माध्यम से कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाने, नौकरी की सुरक्षा कमजोर करने और यूनियनों की ताकत कम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मजदूरों ने वर्षों के संघर्ष के बाद अपने अधिकार हासिल किए हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए श्रम कानूनों में ऐसे बदलाव कर रही है जिससे उद्योगपतियों को फायदा हो और श्रमिक वर्ग कमजोर हो जाए। सेटू नेताओं ने कहा कि सरकार को मजदूरों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इसके उलट श्रमिकों के अधिकारों को सीमित करने वाली नीतियां लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के वेतन, सामाजिक सुरक्षा, नौकरी की स्थिरता और कार्यस्थलता पर सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए लागू करो, लागू करो, लागू करो। आवाज दो, दुनिया भर के मेहनत कसो, दुनिया भर के मेहनत कसो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हर जोर जुल्म की टक्कर में हर जोर जुल्म की टक्कर में सीटू के अखिल भारतीय आह्वान पर आज इस तरीके के प्रदर्शन पूरे देश के अंदर किए जा रहे हैं। मुख्य 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो यह है कि आपने अभी हाल ही के समय में
जो नोएडा के इलाके में, दिल्ली के इलाके में, हरियाणा के इलाके में, पंजाब के इलाके में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के अंदर जो तमाम मजदूर आंदोलन देखे, उन मजदूर आंदोलन पर जिस तरीके से दमन किया सरकारों ने, क्या मांग थी मजदूरों की? मजदूरों ने ये कहा कि इतने महंगाई के दौर में 8-10 हज़ार रुपये वेतन से गुजारा नहीं होता है और इसलिए CITU भी जो लंबे समय से ये मांग कर रहा है कि 30,000 रुपया न्यूनतम वेतन कम से कम होना चाहिए, उसको लागू किया जाए। वो मांगे तो नहीं मानी उस तरीके से, लेकिन उल्टा जो है मजदूरों पर केस बनाए गए, लाठियां भांजी गई, मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया गया और तरह तरह की यातनाएं और प्रताड़नाएं मजदूरों को दी गई। तो इन प्रदर्शनों के माध्यम से पूरे देश में हम उन मजदूरों के प्रति एकजुटता प्रकट कर रहे हैं और इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, हरियाणा के अंदर भी जो सफाई कर्मचारियों का, नगर परिषद और नगर पालिका और नगर निगम के कर्मचारियों का भी जो आंदोलन चल रहा है, उसके प्रति भी एकजुटता प्रकट करते हैं। और दूसरा मुद्दा जो अभी 8 मई को, आपको मालूम है कोविड काल में मोदी सरकार ने आपदा में एक अवसर ढूंढा था। उस समय में जब लगभग 15 करोड़ मजदूरों का रोजगार छिन गया था, उस समय में कहाँ तो मजदूरों को नौकरियां देनी थी, उनकी रक्षा करनी थी, लेकिन उसके बजाय 4 लेबर कोड लाए, पुराने 29 कानूनों को खत्म करके, और एक तरह से जो उनको एक सामाजिक सुरक्षा मिलती थी, सोशल सिक्योरिटी, उसको खत्म करने का काम किया। ये 4 लेबर कोड जो बनाए गए, ये अपने आप में बंधुआ मजदूरी है, गुलामी है। क्यों गुलामी है? क्योंकि आप 8 घंटे की ड्यूटी को दोबारा से 12 घंटे में तब्दील करना चाहते हैं। आप पक्के किस्म के काम को पहले ही आप हमला कर रहे थे जब आपने नियमित रोजगार के बजाय ठेका प्रथा को बढ़ावा दिया, या आउटसोर्स पर लोग रखे, या पार्ट टाइम रखे, कैजुअल रखे, टेम्परेरी रखे, मल्टीटास्क रखे, मल्टीपर्पज रखे, गेस्ट रखे, मित्र रखे। इस तरीके से पहले ही रोजगार पर हमला था, लेकिन उससे भी आगे जाते हुए फिक्स टर्म के रोजगार को सामने लाया जा रहा है और जो फिक्स टर्म रोजगार के आने के बाद और ज्यादा मजदूरों को दुख दर्द कष्ट बढ़ेंगे। लेबर कोड के लागू होने के बाद 70% से ज्यादा उद्योग कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। 74% मजदूर जो है कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो जो मोदी सरकार कह रही है कि हम लेबर कोड जो मजदूरों के भले के लिए लाए हैं, ये ऐसा भला मजदूरों का करना चाहते हैं वो जहां 74% मजदूरों को कानून के दायरे से बाहर करना चाहते हैं। हड़ताल आप कर नहीं सकते हैं। हड़ताल करने पर आपको तरह तरह के जो पीनल प्रोविजंस लाए गए हैं, पेनल्टीज लाई गई हैं, सजाएं लाई गई हैं, जेल के प्रावधान किए गए हैं, उनके वेतन काटने के प्रावधान किए गए हैं। और पुराने समय में जो कानून थे, अगर मालिक उसकी अवहेलना करते थे, 7 तारीख से पहले तनख्वाह नहीं देते थे या किसी भी कानून की अवहेलना करते थे, तो मालिकों पर कार्रवाई होती थी, उनको सजा होती थी या उनको फाइन होते थे। नए कानून में ये सारी चीजें रद्द कर दी, मालिकों को खुला हाथ दे दिया। और मजदूर अगर आंदोलन करेगा तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जरिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में डालकर तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। पूरी तरह से ये लेबर कोड जो है मालिकों के पक्ष में है। किस तरीके से उनके मुनाफों को बढ़ाना है, एक तरफ जो है आप कानून बदल कर उनके मुनाफे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो है आप किसानों से जमीन छीन कर जो उनके हवाले कर जो है, जैसे ये कोशिश की थी अभी 5 साल पहले, मुंह की खानी पड़ी, वहां से उनका मुनाफा बढ़ाना चाहते थे। तीसरी तरफ आप जो सार्वजनिक क्षेत्र है, पूरा सरकारी क्षेत्र है, उसको पौड़ियों के भाव बेचकर जो है अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और एयरटेल के मालिक को या ऐसे पूंजीपतियों को देकर जो है उनका और ज्यादा मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं। इस तरीके से पूरे देश में जो है अमीरों के प्रति जो है नीतियां बन रही हैं उनके पक्ष में, और मजदूरों के खिलाफ नीतियां बन रही हैं। लेबर कोड उसका एक रूप है। तो उसका जो अभी 8 तारीख को जो नियम जारी किए हैं, हम फिर एक बार कहना चाहते हैं मोदी सरकार को, ये पूरी तरह से मजदूरों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है और इन लेबर कोड को तुरंत वापस लिया जाए। अगर इन लेबर कोड को वापस नहीं लिया जाएगा और इनके नियमों को रद्द नहीं किया जाएगा, निरस्त नहीं किया जाएगा, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में इस आंदोलन को हम आगे ले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है और इसी कड़ी में चंबा नगर परिषद चुनावों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी है। आज सुल्तानपुर वार्ड से रितिका ठाकुर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुनावी मैदान में औपचारिक एंट्री कर दी है। नामांकन के दौरान उनके समर्थकों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। सुबह से ही समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा और रितिका ठाकुर के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। रितिका ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य
उद्देश्य सुल्तानपुर वार्ड के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला तो वह मूलभूत सुविधाओं जैसे साफ सफाई, पेयजल, सड़क सुधार और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को प्राथमिकता देगी। इसके साथ ही महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं लाने का भी वादा किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि नगर परिषद के चुनाव भले ही स्थानीय स्तर के हो, लेकिन इनका असर प्रदेश की बड़ी राजनीति पर पड़ता है। इसीलिए जनता का हर वोट बेहद महत्वपूर्ण है और वह लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर सुल्तानपुर नंबर वार्ड से प्रत्याशी हूँ और आज मैंने नॉमिनेशन भी भर दिया है। बस आज से शुरुआत हो चुकी है, पहली बार है मेरा। तो आप सब जानते हैं, वैसे तो मुझे एज ए कलाकार के रूप में जानते ही हैं। अब मौका मिला है अपने लोगों के साथ जुड़ के अपने मोहल्ले के लिए कुछ अच्छा करने का। तो ये इस मौके का हम भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आए हैं और बातें करके निकल जाएंगे। तो सुल्तानपुर वार्ड नंबर 1 है और नंबर 1 अब हम मिलके बनाएंगे। बहुत सी महिलाएं जो मेरे साथ हैं, महिलाओं के लिए भी जो स्कीमें रहती हैं उनको भी हम इन तक पहुंचाने का काम करेंगे ताकि ये भी सब रोजगार के साथ जुड़े। अपने वार्ड की बात करें तो सुल्तानपुर वार्ड में बहुत सी समस्याएं देखी जाती हैं अक्सर। तो हम मिलके, मैं नहीं, हम सभी मिलके उनका सुधार कर पाए, उन समस्याओं को सुलझा पाए, इसकी कोशिश कर सकते हैं। तो बस आप सभी मीडिया के माध्यम से भी पहले मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ और अब आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सब इन लोगों का साथ मिल रहा है, यूथ मेरे साथ जुड़ रहा है, जुड़े मेरे साथ। और बस यही है, जो आप लोगों की समस्याएं होंगी उनकी आवाज़ मैं बनूंगी। जो भी मेरे पास आते हैं समस्याएं लेकर और जो मुझे दिख पा रही हैं, सड़कें, साफ़ सफाई या हमारे पनिहारे टूटे फूटे हैं उनका सुधार करना। हेलीपैड से अक्सर देखा जाता है जो पत्थर गिरते रहते हैं, जो कि नुकसान भी हो सकता है। आने वाले टाइम पे किसी इंसान के ऊपर जो है पत्थर गिर सकता है। या फिर हमारे जो गलियां हैं, छोटी छोटी जो गलियां हैं मोहल्लों की, वो भी टूटी फूटी दिखाई देती हैं। तो हर चीज़ की बहुत सी समस्या है। उसी समस्याओं को लेकर हम लोग जो है आप जो है एक साथ हुए हैं। तो आप सभी का साथ चाहिए। तो हालात है, सबसे जो सड़कें हैं उसमें चलना भी मुश्किल होता है। तो सड़कों को लेके मैं सबसे पहले आगे बात रखूंगी। साफ़ सफाई, जो हमारा गार्बेज मैनेजमेंट है, उस पर बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे घरों से कूड़ा उठा के हमारे ही आसपास, नदियों के आसपास फेंका जाता है। तो उसके लिए मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। और उसके बाद अपने जो यूथ है उनके लिए भी फ्री लाइब्रेरी, फ्री जिम के लिए, क्योंकि उनको हम स्पोर्ट्स के साथ जोड़े। यूथ के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों का जो भी समस्या है, जो जैसे जैसे मेरे तक पहुंचेगी, मैं अगले दिन ही उस समस्याओं पर काम करना शुरू कर दूंगी। कहाँ पे मुझे बात करनी है, अगर पानी की समस्या है तो हम डायरेक्ट IPH के साथ बात कर सकते हैं, PWD के साथ बात कर सकते हैं। हम डायरेक्ट जो है प्रशासन के साथ कनेक्ट होंगे, अपनी समस्याएं लेके जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में सोमवार तड़के करीब 3 बजे मौसम ने अचानक ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि कई जिलों में भारी तबाही मच गई। तेज तूफान, मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की घटनाओं ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। प्रदेश के कई हिस्सों में मकानों, स्कूलों और गौशालाओं की छतें तक उड़ गई, पेड़ जड़ से उखड़ गए, बिजली के खंभे तक टूट गए और सैकड़ों ट्रांसफार्मर बंद हो जाने से हजारों घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इस प्राकृतिक आपदा ने जहां लोगों में दहशत पैदा कर दी, वहीं किसानों और बागवानों को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। सबसे दर्दनाक घटना कुल्लू जिले के नेगर क्षेत्र के खरोहल गांव में सामने आई, जहां बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। इसी तरह लग वैली के लाई गांव में आसमानी बिजली गिरने से 40 भेड़ बकरियों की मौत हो गई, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ग्रामीणों के अनुसार बिजली गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए। प्रदेश भर में तेज तूफान के कारण भारी संपत्ति का नुकसान हो चुका है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार 21 मकानों, 7 स्कूलों और 12 गौशालाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर टीन की छतें तक हवा में उड़ गई, जबकि कुछ स्थानों पर पेड़ मकानों पर गिरने से दीवारें और वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मंडी जिले के चौहार घाटी क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसान दर्ज किया गया। बरूद, लपास और वर्धान पंचायतों में तेज तूफान के कारण कई घरों की छतें उड़ गई। हालात इतने खराब हो गए कि कई परिवारों को बच्चों सहित रात भर खुले में रहना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज हवाओं की आवाज और
लगातार गिरते पेड़ों के कारण पूरी रात भय का माहौल बना रहा। मंडी जिला इस आपदा से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शामिल है, जहां तूफान और बारिश के कारण कई स्कूलों और मकानों की छतें तक उड़ गई। पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से विद्युत व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। जिले में सोमवार शाम 5 बजे तक 5 सड़कें बंद रही, जबकि 1108 विद्युत ट्रांसफार्मर प्रभावित बताए गए। इससे हजारों उपभोक्ताओं को घंटों अंधेरे में रहना पड़ा। कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क और पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई। चंबा जिले में भी मौसम का व्यापक असर देखने को मिला। पठानकोट भरमौर हाईवे पर बत्ती हट्टी के समीप भूस्खलन और मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। सुबह करीब 7 बजे बंद हुआ हाईवे। 4 घंटे बाद लगभग 11 बजे वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल किया गया। इस दौरान यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई वाहन लंबी कतारों में फंसे रहे। जिला चंबा में करीब 450 विद्युत ट्रांसफार्मर बंद हो जाने से कई इलाकों में बिजली व्यवस्था बाधित रही। कुल्लू जिले में भी तेज हवाओं और बारिश का व्यापक असर पड़ा। जलोड़ी डेरा में पेड़ गिरने से हाईवे 305 कई घंटों तक बंद रहा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर सड़क बहाली का कार्य शुरू किया। वहीं रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी होने से घाटी में ठंड बढ़ गई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और लोगों को मई महीने में फिर से सर्दी का एहसास होने लगा। कांगड़ा जिले में भी मौसम ने कहर बरपाया। बैजनाथ पपरोला से जोगिंदर नगर रेल मार्ग पर जगह जगह पेड़ और चट्टानें गिरने से रेल सेवाएं प्रभावित रही। रेलवे विभाग की टीमों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद ट्रैक को साफ किया। इसके अलावा जिले में आम की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। कृषि विभाग के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार करीब 150 मीट्रिक टन आम समय से पहले पेड़ों से झड़ गया, जिससे बागवानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। ऊपरी शिमला और कुल्लू के बागवानी क्षेत्रों में तेज हवाओं और ओलावृष्टि से सेब की फसल को भारी क्षति पहुंची है। कई स्थानों पर छोटे सेब जमीन पर गिर गए, जबकि बागों में पेड़ और शाखाएं टूटने की खबरें भी सामने आई हैं। बागवानों ने कहा है कि यदि आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह खराब रहा तो इस वर्ष उत्पादन पर गंभीर असर पड़ सकता है। ऊना जिले में तेज हवाओं ने बिजली व्यवस्था को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। यहाँ बिजली बोर्ड के 100 से अधिक खंभे टूट गए। करीब 500 ट्रांसफार्मर बंद हो चुके हैं। इससे जिला के कई कस्बों और गाँव में घंटों बिजली गुल रही। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने खराब मौसम के बीच बहाली कार्य जारी रखा, लेकिन कई क्षेत्रों में देर रात तक बिजली आपूर्ति सामान्य नहीं हो सकी। सिरमौर, शिमला और मंडी जिलों में मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 16 मई तक पूरे हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब बना रह सकता है। विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार तड़के भारी बारिश और तूफान के बाद दिन में कई क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहे। बीच बीच में धूप भी निकली, लेकिन वातावरण में नमी और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रोहतांग और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई। प्रदेश में सोमवार को 10 अधिकतम तापमान की बात करें तो ऊना सबसे अधिक गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने संभावित क्षेत्रों में राहत और बहाली कार्य तेज कर दिए हैं। सोलन नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने सोलन नगर निगम चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी करते हुए शहर के विकास को लेकर कई बड़े वादे किए हैं। मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल ने कांग्रेस सरकार और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज सोलन शहर की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है और सबसे बड़ी समस्या पानी की बनी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉक्टर बिंदल ने कहा कि सोलन के कई क्षेत्रों में लोगों को सप्ताह भर पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आम नागरिकों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा यदि नगर निगम में सत्ता में आती है तो शहर में पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत किया जाएगा ताकि लोगों को नियमित और पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि सोलन को एक स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहर बनाना है।
उन्होंने कहा कि पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि सोलन स्वच्छ हो, हरित हो और आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर के रूप में विकसित हो। उन्होंने कहा कि शहर में जगह जगह हरियाली बढ़ाने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे, बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा और शहर की पर्यावरणीय सुंदरता को बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से ग्रीन जोन विकसित भी किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सोलन प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है और इस पहचान को मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजीव बिंदल ने सोलन शहर की पार्किंग समस्या का मुद्दा भी गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा कि शहर में लगातार बढ़ते वाहनों के कारण लोगों को भारी ट्रैफिक जाम और पार्किंग संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नगर निगम चुनाव जीतने के बाद शहर में योजनाबद्ध तरीके से नई पार्किंग सुविधाएं भी विकसित करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र के साथ आपके सन्मुख आई है और आपके माध्यम से हम ये संकल्प सोलन की जनता के सामने रख रहे हैं। सोलन की समस्या क्या है? अगर एक बड़ी समस्या की ओर हम दृष्टिपात करें तो वो पीने का पानी है। पेयजल योजना का माकूल रूप से काम ना करना है, हफ्ते हफ्ते 15-15 दिन पीने का पानी का ना आना, ये सोलन के लोगों के जीवन के लिए नासूर बन गया। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र के माध्यम से ये घोषणा करती है कि सोलन को प्रचुर मात्रा में प्रतिदिन पेयजल मिले, ये हम सुनिश्चित करेंगे। सोलन हरित हो, सोलन में जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था हो, पार्कों की व्यवस्था हो, ग्रीनरी हो, प्लांटेशन हो, कूड़े का निस्तारण ठीक हो, गलियां, रास्ते, नालियां सब ठीक हो। ये तो प्राइमरी आवश्यकता है, वो करनी ही है और वो हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। बढ़ते हुए सोलन नगर को, जो आज देश में दूसरे तीसरे नंबर पर ग्रोथ में खड़ा हुआ है, उस शहर की मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करने का वचन इस संकल्प पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आज देती है। अनेक विषय इसके अंदर लिखे गए हैं। वो लाइब्रेरीज का बनाना, वो डिजिटल सुविधाओं का उपलब्ध कराना, वाईफाई की सुविधाओं, वो बुजुर्गों के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, परंतु हम एक संकल्प यहां पर जरूर करते हैं कि मेरा सोलन चिट्टा मुक्त हो, मेरा सोलन ड्रग्स से मुक्ति को प्राप्त करे और जो बेरोजगार या युवा युवतियां मानसिक दबाव में आकर तरह तरह से ड्रग्स के नियंत्रण में जा रहे हैं, उसके प्रति हमारा विशिष्ट योगदान हो, ये हम संकल्प करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पेयजल 2002 के दिसंबर में गौड़ा में माननीय प्रेम कुमार धूमल जी पधारे और
हजारों गाड़ियों के साथ नगरवासी वहां पहुंचे, गिरी का पानी भर करके सोलन के मंदिरों में उसका अभिषेचन किया और निरंतर प्रयास के बाद ये गिरी पेयजल योजना सोलन को मिली। उस समय लगभग 24 लाख लीटर प्रतिदिन उठाने की इस योजना में थी, परंतु दुर्भाग्य की कि 3 टर्म से लगातार कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री सोलन में विजित हुए। 1 लीटर भी पानी एक्स्ट्रा उठाने की क्षमता का विस्तार नहीं किया गया। एक भी पेयजल योजना नई नहीं बनाई गई।